हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई फिक्स्ड एक्सिस लिया जाए और उसको एक सिस्टम के हिसाब से देखिए, एक सिस्टम है जो एक्स वाई प्लेन पे है और उसका जो रोटेशन है वो जेड एक्सिस पे है और जो जेड एक्सिस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे तो पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, पर पिछले वीडियो में काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़े थे जिसमें हम लोग कॉज के बारे में नहीं समझते थे, सिर्फ समझते थे कि जो रोटेशन हो रहा है उसमें वेलोसिटी आ रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितने समय में कहाँ तक वो जा रहा है। इस वीडियो में हमको समझना है कि अगर उस पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू द इंटरनल पार्टिकल के कारण या फिर एक्सटर्नल जो भी चीज़ है, एक्सटर्नल के कारण भी लग सकता है, बट पॉइंट इसमें यह है कि जो भी फोर्स लगेगा उस पर वो फोर्स जो एक्सेस है उसको चेंज नहीं करना है हमको। तो ये जो एक्सेस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, एक चीज का आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इसको समझिएगा। तो ये अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन, ये एक्स और वाई प्लेन है, तो इससे ऊपर नहीं, मतलब यहां कोई पार्टिकल इस वाले एक्सेस पे इस पे नहीं लगाएगा फोर्स। ठीक है, इसका सिस्टम, अगर ये सिस्टम ऐसा है कि इसका पार्टिकल एक यहां भी है तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ हो और इसका एक्सेस जेड एक्सेस ऐसे बना हो। ठीक है, देखिए इस टाइप से, ये अगर एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन तो जेड एक्सेस आपकी तरफ आएगा और ये चेंज नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सिस्टम जो है कि रिजिड बॉडी सिस्टम होना चाहिए। रिजिड बॉडी सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टिकल वेलोसिटी में आ रहा है, मतलब कुछ वेलोसिटी है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो सभी पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा विथ सेम वेलोसिटी से। मतलब सेम वेलोसिटी आपकी, अगर एक पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहने वाली है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दिस इज अवर सिस्टम। कौन सा सिस्टम रहेगा? रिजिड बॉडी सिस्टम है। कहां रखा रहेगा? एक्स वाई प्लेन पर रखा रहेगा। एक्सिस किस डायरेक्शन में रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। सारा पार्टिकल, जितने भी सिस्टम के पार्टिकल हैं वो सब के सब इस परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर में रहने वाले हैं। देखिए ये रेडियस, ऐसे करके गोल घूमता है तो इसका रेडियस इस पर्टिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर में रहने वाला है। इन चीजों का कंसिडरेशन हमको लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे हमारे पार्टिकल्स ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, जेड एक्सिस को बनाना पॉसिबल नहीं है, इस पे बस इमेजिन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक, दिस इज द सेंटर पॉइंट, मतलब ये अगर हमारा एक्सेस है तो इसका एक सेंटर होगा यहाँ, ये सेंटर के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है तो ये सेंटर है सी। ठीक है, ये अब देखिए ये एक्सेस है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ ऐसे ये घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल है यहाँ पास में P1 पार्टिकल, इसकी यहां से दूरी है R1। ठीक है, अब एक इसमें फोर्स लगाया गया, इसको आप F1 मान सकते हैं। ठीक है, एक ही पार्टिकल के लिए लिया गया है इसलिए F1 फोर्स मान लीजिएगा, जिसके कारण ये पार्टिकल यहां चला गया और इसका नाम दे दीजिए P1 डैश। ठीक है, ठीक, अब देखिए ये यहां से यहां और ये पार्टिकल ऐसे गोल घूमते हुए यहां चला गया होगा, गया होगा कि नहीं? ऐसे गोल घूमा होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं गया है। ठीक है, ठीक, अब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर लूं मैं, ठीक है, तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस एक लीनियर डिस्टेंस के जैसा दिखाई देता है हमको। तो अगर ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है तो इसे मैं ds1 ले सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूं कि नहीं? ले सकते हैं। इसका कुछ एंगल बना होगा क्योंकि ये पार्टिकल यहां से यहां गया है, एक सर्कुलर मोशन बना है तो मतलब इसका कुछ एंगल बना होगा। मान लीजिए कि डी थीटा एंगल बन गया इसमें। ठीक है, ठीक, जब ये आपका पार्टिकल ऐसे सर्कल के फॉर्म में घूमेगा तो इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, होगा कि नहीं? होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F, फोर्स के साथ में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। तो इस R1 के साथ में ये जो डिस्टेंस है इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बनाता है? ये F तो नहीं बना रहा है, इसके कॉम्पोनेंट बनाएंगे। देखिए एक कॉम्पोनेंट गया इधर और एक कॉम्पोनेंट गया इस साइड में। ठीक है, ठीक, ये F के साथ में ये कॉम्पोनेंट जो एंगल बनाएगा वो फाई एंगल बनाएगा। ओके, या φ1 मान सकते हैं पार्टिकल 1 के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? F1 cos φ1, यही निकल के आएगा। ठीक,
इधर वाला जो कंपोनेंट है इसका एंगल मान लीजिए अल्फा, ठीक है। तो देखिए ये R1 के साथ में ये F1 का कौन सा कंपोनेंट जो होगा वो आएगा, तो ये वाला तो नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, इसके साथ में जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा ये वाला साइन अल्फा 1। देखिए एंगल के सामने वाला साइन, नीचे वाला कॉस होता है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला कैसा बनेगा, R1 F1 cos phi 1 बन सकता है, या तो R1 F1 साइन अल्फा, दोनों में से जो चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। इसके बाद इसमें एक और फॉर्मूला आता है पैरेलैक्स मेथड चैप्टर 1 में जो हम लोग सीखे थे। क्या था फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं, ठीक है, हमको इस डेरिवेशन को समझने के लिए। तो आर्क क्या है यहाँ पास में, यहां से यहां गया तो ये आर्क है, तो इसको आप ds1 ले सकते हैं। रेडियस क्या है, r1 है, ये भी है, ये भी, सब के सब r1 डिस्टेंस पे रहने वाले हैं, ठीक है। थीटा, थीटा क्या आने वाला है, d थीटा 1, तो ds1 क्या आएगा, r1 d थीटा 1। ओके है, ठीक। एक टॉर्क समझ में आ गया, एक ds1 यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से। ओके है, ठीक है, ठीक। अब हमको करना क्या है इसमें, इसको हमको करना है कि जो नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन में जो कुछ फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग को रोटेशनल मोशन में लेके आना है, ठीक है। जैसे कि वर्क डन, अगर एक वर्क डन हो रहा है तो टॉर्क डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा, डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इसका देखिए फोर्स, फोर्स किसका होता है रोटेशनल में, टॉर्क, मास क्या लिया जाता है, इनर्शिया, और एक्सेलरेशन अल्फा। इन फॉर्मूले को हमको लेके आना है। देखिए इसको किस तरीके से लेके आया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे स्मॉल वर्क डन dw। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स F1 डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है ds1, यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ होगा फोर्स के कारण, ठीक है। दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में लेके आइए, F1 डॉट ds1 cos phi 1। ओके है, ठीक। देखिए यहां से ds1 उठा के आपको यहां पुट करना है, तो F1 ds1 क्या है, r1 d थीटा 1, r1 d थीटा 1 cos phi 1, यही है, ठीक। अब हमको देखिए इसमें क्या क्या करना है, F1 R1 साइन अल्फा, F1 R1 F1 cos phi 1। देखिए F1 R1 cos phi 1 है, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क लिख सकता हूं, तो ये 1 है, इसलिए ये टॉर्क 1 हो जाएगा यहां पास में, ठीक है। तो इसको टॉर्क 1 बचा क्या, d थीटा 1, और ये आएगा dw। किसके कारण, किसका वर्क डन है, सिर्फ ये सिंगल पार्टिकल का वर्क डन है, ठीक है। अब ये सिस्टम है, एक पार्टिकल मूव हुआ, ये एक रिजिड बॉडी है, जिसके कारण सारे पार्टिकल जो है वो मोशन में आएंगे। सारे पार्टिकल मोशन में आएंगे तो सारे पार्टिकल का टॉर्क लेना पड़ेगा, मोशन में आ रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, dw इक्वल टू स्मॉल वर्क डन टोटल टॉर्क d थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, मतलब कि स्मॉल चेंज इन थीटा टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 अप टू टॉर्क n। सभी पार्टिकल के टॉर्क को एक टॉर्क में फॉर्म में लेके आना है, सब मिलके छोटा सा काम करेंगे, छोटा सा वर्क डन होगा तो dw वर्क डन हो जाएगा, टॉर्क d थीटा। देखिए पहला फॉर्मूला हमारा बन चुका है, ये वाला। अगर इसको मैं एक ds लेता हूं तो ये dw होगा, ठीक है। अगर w लेता खाली टोटल कंप्लीट वर्क ले देता तो ये s हो जाता है यहां पास में, ठीक है। तो ds से मतलब dw, देखिए dw इक्वल टू f इंटू ds, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला आ गया, dw इक्वल टू टॉर्क d थीटा, dw इक्वल टू टॉर्क d थीटा, पहला फॉर्मूला हमारा आ चुका है, ठीक। अब दूसरा फॉर्मूला लेके आना है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला बनेगा रोटेशनल में टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, ठीक है, ठीक। तो इसको कैसे लेके आएंगे इसको समझिए, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले इक्वेशन 1 में डिवाइडिंग बाय
डी टी, डी टी से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा देखिए, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क डी थीटा बाई डी टी। ओके है, ठीक। ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, मतलब चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन होता क्या है, चेंज इन वर्क डन होता है यहां पास में पावर। ओके है, ठीक। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, मतलब ये यहां से यहां चेंज हुआ डी टी समय में, तो ये होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इस वेलोसिटी होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो ये वर्क डन का डब्ल्यू है, इसका आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पावर इसके जगह में टाउ, इसके जगह में क्या लिखेंगे ओमेगा। ये ओमेगा जो है, ठीक है, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, एंगुलर वेलोसिटी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू एक नहीं है, ये वर्क डन का है, इसको आप कैपिटल डब्ल्यू बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ गया, पावर इक्वल टू टॉर्क डॉट ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है, पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, रोटेशनल में क्या आएगा, पावर इक्वल टू टॉर्क ओमेगा। ओके है, ठीक। चेंज इन वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसको समझिएगा, जब वर्क डन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड होगा, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी इसमें बनेगा। ठीक है, ठीक। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बन रहा है तो फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है, d बाई डी टी, इस वर्क डन की जगह क्या लिया जाएगा, हाफ आई स्क्वायर आई डब्ल्यू स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, यहां है डी टी और यहां है डब्ल्यू। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना है हमको। मान लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स है, ये एक्स है ये वाई है, एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं करेगा, तो कैसे करें इसको, तो इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। देखिए इसको काटूंगा डी यू को तो फिर से यही आ जाएगा, तो ये डी यू है, यू जो है वो वाई के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग, पहले कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के लिए क्या लिखूंगा, डी ओमेगा स्क्वायर बाई डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए नीचे डब्ल्यू है तो इसके साथ में ये आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, डॉट डी ओमेगा बाई डी टी, ये दोनों कैंसिल, फिर से लाऊं तो इस पोजीशन पे ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसको देखिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 ओमेगा, और इसका डी डब्ल्यू बाई डी टी, देखिए डी ओमेगा बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सिलरेशन, यही होता है एंगुलर एक्सिलरेशन। ठीक है, इसमें से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पास में हो जाएगा कि नहीं। ठीक, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, अब ये वैल्यू जो आई है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो बचा क्या क्या है यहाँ, आई डब्ल्यू अल्फा, आई ओमेगा अल्फा, यही आया है। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज एक्चुअल में क्या था, पावर था। पावर क्या है यहां पास में, कहां लिखे थे हमने पावर में, पावर है हमारी ये टाउ ओमेगा, यही है, तो लिख सकता हूं मैं टाउ ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, टाउ इक्वल टू क्या आया, आई अल्फा। ओके है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, देखिए यही निकालना, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, यही निकालना था अपने को। ठीक, तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को हम लोग कर सकते हैं, और भी ट्रिक रहते हैं इसमें। ठीक है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया होगा। जैसे यहाँ पास में इनर्शिया है, तो अब ये सिस्टम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक प्लेट लेते हैं या एक डिस्क लेते हैं, ये जो भी आपके सिस्टम में जो एक्स वाई प्लेन पर रखा गया है, या एक रिंग लेते हैं, तो उसके ऊपर में आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा बेटर क्लियरिटी होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे इन फॉर्मूले का यूज करके
कैसे हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डेरिवेशन पे कोई दिक्कत आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, आप ही के लिए कमेंट सेक्शन है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर शायद 7.15 होगा ये। ठीक है, आपने बुक से देख सकते हैं एनसीईआरटी के, पूरा थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि समझना ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक, देखिए ये एक व्हील है। ठीक है, इस व्हील के चारों तरफ रस्सी बांधी गई है। ठीक है, एक व्हील है, इसके चारों तरफ रस्सी बांधी गई है। अब ये व्हील जो है, इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर का रेडियस है। पूरा व्हील का जो वेट है वो 20 केजी का है। ठीक है, और इसमें जो रस्सी बांधी गई है उसका जो भी वेट है उसे हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। ओके है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि इस पे जो रस्सी लगी गई थी, क्योंकि अभी रेस्ट पोजीशन पे है ये व्हील, अब व्हील को घूमने के लिए नीचे में एक बेरिंग लगाया गया है जिससे वो फ्रीली घूम पाए, और जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन लेस है, मतलब जीरो फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस पे। ठीक, अब देखिए इस पे जो रस्सी थी इसको पकड़ के ऐसे खींचा गया, तो इसमें जो रस्सी बंधी हुई थी जिससे पकड़ के ऐसे खींचे, तो इससे कारण ये व्हील घूमने लग गया गोल गोल। ठीक है, तो इस रस्सी को जब खींचा गया है तो कितना न्यूटन फोर्स लगा खींचा गया, 25 न्यूटन फोर्स लगा के खींचा गया। कितना रस्सी बाहर आया उस टाइम पे, तो 25 न्यूटन का जब फोर्स लगाए तो 2 मीटर की रस्सी बाहर निकल गई। ठीक है, ठीक। अब देखिए पूछ क्या कह रहा है, तो जब इस व्हील को घुमाए, इस रस्सी से पकड़ के खींचे तो ये घुमा होगा, तो ये एक्सेलरेट हुआ होगा। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक, तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं सबसे पहले। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब इसमें ना टॉर्क दिया गया है ना आई दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमको दोनों निकालना पड़ेगा। देखिए, तो टॉर्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आर क्रॉस एफ। देखिए हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिया जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे एक ही टाइप का फॉर्मूला यूज किया, डिपेंड करता है कि आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या दिया हुआ है। देखिए ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है, ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है, पर हमें कुछ चीजों को निकालने के लिए दोनों को कोरिलेट करना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है 20 सेंटीमीटर का, और फोर्स है ये वाला 25 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, आर कितना निकाला जाएगा, 0.20। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये सेंटीमीटर में है और हमको मीटर में चाहिए रहेगा आंसर, तो इसलिए 0.20 इंटू फोर्स लगा 25 न्यूटन का। इसको अगर इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको आप 0.2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो के बाद वाला ये है, तो इसको आप इस तरीके से सकते हैं 25 इंटू 250, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पास में एक न्यूटन, तो 5 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस होता है यहाँ पास में। देखिए ओके है, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² डिवाइड बाई 2। आपके बुक में चार्ट दिया गया है, उससे देख सकते हैं। ठीक है, 2-4 ही है, 5-6 होगा मुश्किल से, आप आराम से मेमोराइज कर लेंगे क्योंकि उससे बाहर नहीं पूछने वाला है। ओके है, ठीक। तो m कितना है, मास 20 kg है। ठीक है, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.2 लीजिएगा यहाँ पास में, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। 0.2 इंटू 0.2 कितना होता है 0.04 डिवाइड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये बनेगा 10। ठीक है, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 0.4 आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके है, ठीक। यूनिट कैसे निकालेंगे, मास का होता है केजी, इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका आएगा केजी मीटर स्क्वायर। ओके है, ओके है, ठीक। इस पे भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज करना है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क आया है 5, आई आया है 0.5 और अल्फा निकालना है, इसको नीचे ले आइए। 5/0.4 इक्वल टू अल्फा, तो 5 इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 ले जाइएगा और ये आएगा 4। ठीक है, ठीक। तो 2 जा 2 5 जा, ओके है, ठीक। तो 5 5 25, तो 25 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 12.5। तो अल्फा हमारा निकल के आ गया यहाँ पास में 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल लिया है अल्फा को। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द पुल ऑफ 2 मीटर इन अनवाउंडेड। ठीक है, अब अनवाउंडेड को समझिए कि इसको कैसे निकाला जाएगा।
कि अगर 2 मीटर का पुल किया गया, ठीक है, देखिए 2 मीटर बाहर निकला, 25 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक का 2 मीटर का, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ds जो भी निकला, फोर्स निकला 25, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर का, बन गया 50 जूल। वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी को हमको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर, यही होता है। तो ये जो W है ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी अभी ये रेस्ट पोजीशन पे था, जब इसमें वर्क डन हुआ तो ये गोल घूमना चालू कर दिया, जिसके कारण इसने कुछ एक्सेलरेशन, ये बॉडी जो है एक्सेलरेट हुई, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तो बॉडी एक्सेलरेट हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये फाइनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमको प्रीवियसली काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन था रोटेशनल मोशन की, उसका यूज हमको करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखिएगा 0.4 kg मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये काम आएगा अभी हमको। ठीक, W निकालना है हमको, ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा के लिए क्या फॉर्मूला है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 0 प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें इसको समझिएगा आप ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है 0 टू एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आया था? एंगुलर एक्सेलरेशन आया था हमारा 12.5 थीटा। थीटा नहीं दिया गया है यहां पास में, यही चीज थोड़ा सा समझने लायक है यहां पास में। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए थीटा निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का होता है फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अभी हमने ये नहीं बताया था कि ये व्हील 20 सेंटीमीटर का है, तो जो आर्क है वो कितना बड़ा होगा? 2 मीटर का। देखिए यहां से बाहर निकला है आर्क, तो इसमें जो भी घुमा होगा ये, ठीक है, जो भी थीटा इसका बना होगा वो 2 मीटर का व्हील ही ऐसे घुमा होगा, यहां से ऐसे करके 2 मीटर ही घुमा होगा, उससे ज्यादा नहीं घूम सकता। ठीक है, तो जो आर्क है वो क्या होगा? जितना 2 मीटर बाहर निकला है वही होगा, बनी बनाई बात है। ठीक है, तो इसको क्या लेंगे हम लोग? 2 मीटर। ठीक है, जो थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा, इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, डिग्री में नहीं। अब ये 2 मीटर बाहर निकला है, अब आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है? 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 20 डिवाइड बाई 2, तो आएगा ये 10। तो आंसर आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन सिर्फ। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल लिया कि 10 रेडियन कैसे आएगा। फिर से याद रखिएगा, जितना बाहर निकला है उतना ही आर्क बना होगा। ठीक है, तो कितना आर्क बना है? 2 मीटर का आर्क बना होगा यहां से यहां तक का, और रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पास में आप लिख लीजिएगा 10, तो आएगा 2, ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 5 10, 2 2 4 1 5, और 2 1 2 इंटू पॉइंट लगाएंगे और ये 20 इतना। ठीक है, फिर से पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 250। ठीक है, 250 आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आएगा? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए यहां पास में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई आएगा 0.4, ओमेगा स्क्वायर आएगा 250, इसलिए यहां पास में स्क्वायर रूट इसका नहीं निकाला था मैंने। ठीक है, ठीक। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 इंटू 2 50, इसका एक 0 पॉइंट लगाएंगे यहां पास में तो ये आएगा जूल, 50 जूल। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान देखोगे तो जो वर्क डन इसके कारण आया था, कितना आया था? 50 जूल का। सेम वर्क डन हमारा काइनेटिक एनर्जी का भी आ रहा है। देखिए सेम एनर्जी आ रही है, 50 जूल की एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 50 जूल लिया था, और ड्यू टू द वर्क डन हमको भी 50 जूल मिला था। तो इसका मतलब है कि ये चौथा वाला जो आंसर है हमारा एकदम करेक्ट है। कंपेयर करने के बाद दोनों के दोनों सही आ रहे हैं, मतलब हम जो किए हैं पूरा प्रोसेस
वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में भी आ सकते हैं और नीट में भी आ सकते हैं। ठीक है, नीट या फिर आप जेई का जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस घुमा फिरा के देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक टाइम पे तो आपको नहीं बनता है, जैसे आप अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, आपको सेवरल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, तभी आपको चीज़ें बनेगी। एक दो क्वेश्चन से बात नहीं बनता है, तो प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का रेफरेंस मत दीजिएगा कि मुझे समझ में ना आए कि क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। एक स्क्रीनशॉट खींचिए और उसको फेसबुक पे अपलोड कर दीजिए मेरे पेज पे, तो मुझे क्वेश्चन समझ में आएगा तो मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं तो पता चला कि मैं ही खोजते बैठा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ पास में है, तो ऐसा मत करिएगा। तो मुझे सहूलियत होनी चाहिए, कम से कम क्वेश्चन तो पता चले कि क्या आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।